नमस्कार मित्रों, आज की कहानी है इनाम। मित्रों, छुक छुक करती रेलगाड़ी पुल के ऊपर से गुजर रही थी। पलंग से उठकर राजू खिड़की में आ खड़ा हुआ। चांदनी रात में काली स्याह रेलगाड़ी एक सांप जैसी दिख रही थी, जिसके अंदर की रोशनी ऐसी लग रही थी मानो सैकड़ों मणियां चमक रही हों। तभी बादलों ने चांद को ढक लिया। पूरे दिन बारिश होती रही थी। अब लगता था फिर शुरू हो जाएगी। राजू वापस अपने पलंग पर आकर लेट गया। माँ व बाबूजी अभी खेत से लौटे नहीं थे। आज थोड़ी देर हो जाएगी, माँ दोपहर को जाते समय बोल गई थी। बुआई का समय था और जब तक काम पूरा न हो वह दोनों वापस नहीं आ सकते थे। दुलारी और राम किशन का इकलौता बेटा था राजू। दोनों किसान मियाँ बीवी अपने मुट्ठी भर खानदानी खेतों में दिन रात मेहनत करके किसी तरह अपना पेट पालते थे। राजू को पढ़ने का बहुत शौक था। उसके छोटे से गांव में मिडिल स्कूल तक पढ़ने की ही सहूलियत थी। इसी साल राजू ने 8वीं कक्षा का इम्तिहान पास किया था। आगे पढ़ने के लिए अब उसे दूर जिले में जाना पड़ेगा। वहाँ की फीस ज्यादा थी और जगह भी गांव से काफी दूर थी। मित्रों, अपनी पढ़ाई बीच में छूट जाने के ख्याल से राजू का मन बहुत उदास था। उसके माता पिता सब समझते थे, पर हालात के आगे मजबूर थे। खेतों की आमदनी से उनका रोटी पानी का खर्चा ही मुश्किल से निकलता था। वह पढ़ाई पर खर्च करने को सैकड़ों रुपए कहाँ से लाएंगे। पहली रेलगाड़ी जा चुकी थी। अब 20 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी पुल से गुजरेगी। राजू ने सोचा, बाहर जाकर काली गाय के लिए थोड़ा चारा डाल आता हूँ। काली गाय ने अभी कुछ दिन पहले ही भूरा बछड़ा को जन्म दिया था। राजू को भूरा बहुत प्यारा लगता था। गाय को चारा डालकर राजू हाथ धो ही रहा था कि राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी के आने की आवाज़ सुनाई दी। राजू को यह गाड़ी बहुत अच्छी लगती थी। जब वह पुल पर तेजी से निकलती थी तो राजू सपनों में खो जाता था कि एक दिन वह पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनेगा और इसी गाड़ी में बैठकर शहर जाएगा। एक मीठी मुस्कान राजू के होठों पर खेलने लगी। बूम बड़ाम धूम धूम ढम ढम धड़ाम। अजीब सी आवाजें सुनकर राजू चौंका। यह आवाजें पुल के ऊपर से आ रही थीं। तभी उसने देखा कि चलते चलते रेलगाड़ी कहीं गायब हो गई। रोज देखने की वजह से राजू जानता था कि पूरी रेलगाड़ी को पुल से गुजरने में समय लगता है। फिर आज क्या हुआ और यह आवाजें कैसी? तभी जोर की बिजली चमकी। उसकी रोशनी में राजू ने जो देखा उससे उसका दिल दहल गया। रेलगाड़ी अपने डब्बों समेत पुल तोड़कर नीचे लटक रही थी। राजू समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। अकेला वह कुछ भी तो नहीं कर सकता था। पड़ोस में ही कल्लू का घर था। बस्ती से दूर यह 2 मकान रेलवे लाइन के पास थे। गुर्जरों के टोले में बस यही 2 परिवार बचे थे। बाकी सब तो रोजी रोटी की तलाश में इधर उधर चले गए थे। कल्लू को जगाकर और सारे हालात समझाकर राजू ने उसे गांव की ओर दौड़ा दिया। गांव इस जगह से थोड़ा दूर था और वहां से मदद पहुंचने में कुछ समय लग सकता था। कुछ सोचकर एक लोहे की छड़ और मोटा रस्सा लेकर राजू पुल की ओर दौड़ पड़ा। मोटे रस्से में गांठ लगाकर उसने रस्सा पुल के एक कोने से मजबूती से बांध दिया और उसका दूसरा सिरा अपनी कमर से बांधकर राजू धीरे धीरे रेलगाड़ी के पहले डब्बे के ऊपर चढ़ गया। 3 डब्बे पटरी से नीचे लटक रहे थे। मुसाफिरों में हाहाकार मचा था। जान बचाने के लिए लोगों में आपाधापी मची थी। मित्रों, राजू ने लोहे की छड़ को शीशों पर जोर शोर से मारा। छड़ की चोट से कई खिड़कियां खुल गईं। उनमें से औरतें व बच्चे चिल्लाने लगे। राजू लटकते डिब्बे पर से अपना संतुलन बनाते हुए उन्हें बाहर खींचने लगा। रस्से से बंधे होने की वजह से राजू को नदी में गिरने का डर तो नहीं था, फिर भी उसके पैर तो बार बार फिसल ही रहे थे। ऊपर से छम छम बरसती बारिश। छोटे बच्चों को कमर पर लाद कर पुल तक पहुंचाते पहुंचाते राजू की कमर दुखने लगी, लेकिन वह रुका नहीं। अब तक गांव के कुछ बड़े लोग भी वहां आ पहुंचे थे। लोगों को बचाने का काम जोरों से शुरू हो गया। उस डब्बे को खाली समझकर राजू अगले डब्बे पर कूदने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र सीट के नीचे से निकले एक हाथ पर पड़ी। वह हाथ हिल रहा था मानो राजू को ही बुला रहा हो। राजू वापस डब्बे में घुस गया। उसने पूरे जोर से वह भारी सीट हटाने की कोशिश की, पर वह जरा सी सरकी। इस बार राजू ने पूरी ताकत लगाकर सीट पलट दी। सीट के नीचे राजू की ही हम उम्र एक लड़का दबा हुआ था। राजू ने उसे सहारा देकर
उठाया तो उसने देखा कि वह लड़का खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसका एक पैर घुटनों से नीचे कट चुका था। राजू ने मदद के लिए इधर उधर देखा पर कोई नहीं दिखाई दिया। बाकी सभी लोग अगले डब्बे तक जा चुके थे। दर्द के मारे वह लड़का बुरी तरह छटपटा रहा था। किसी तरह खींच कर राजू उसे डब्बे से बाहर ले आया। अपनी पीठ पर चढ़ाकर राजू ने उस लड़के को दोनों हाथों से अपनी गर्दन कसकर पकड़ लेने को कहा। कमर पर बंधी रस्सी के सहारे वह दोनों पुल चढ़ने लगे। तभी राजू का पैर फिसल गया। एक हाथ से रेलिंग पकड़े राजू नीचे लटक गया। नीचे तेजी से बहती नदी को देखकर राजू की हिम्मत जवाब देने लगी। तभी उसे अपनी पीठ से चिपके उस लड़के का ख्याल आया जिसकी जान बचाना राजू का फर्ज था। कुछ हिम्मत जुटाकर राजू ने झूले की पेंग सी लेते हुए अपने शरीर को एक झटका दिया और 2-3 बार में ही उसके पैर पुल की जमीन को छू गए। कसकर पकड़े रहना भैया, जोर से चिल्लाते हुए राजू पूरी ताकत लगाकर पुल पर चढ़ गया। वहां खड़े दूसरे लोगों की मदद से उसने उस लड़के को नीचे लिटा दिया। मित्रों, राजू बहुत थक चुका था। उस लड़के के पास ही वह भी सुस्ताने को लेट गया। उस लड़के की छटपटाहट बढ़ती जा रही थी। उसकी कटी टांग में से लगातार खून बह रहा था। उसकी यह हालत राजू से देखी नहीं जा रही थी। सुस्ताना भूलकर वह झट से उठा और इधर उधर किसी डॉक्टर को ढूंढने लगा। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल था। शोरगुल, चीख पुकार, भाग दौड़, अंधेरी रात और ऊपर से बरसता पानी। इस काली रात से भयानक भी कुछ हो सकता था क्या? अभी तक वहां कोई डॉक्टर नहीं पहुंचा था। डॉक्टर तो दूर, अभी तो बचाव दल भी नहीं पहुंचा था। जितने लोग बाहर निकल पाए थे वह सब गांव वालों की और राजू की मदद से ही निकले थे। तभी राजू को एक उपाय सूझा। उसने अपनी कमीज उतार कर उस लड़के की कटी टांग पर लपेट दी जिससे खून बहना तो कम हो गया। तभी राजू को सामने से आते रफीक चाचा दिखाई दिए। उसने रफीक चाचा को उस लड़के की हालत बताई। रफीक चाचा ने उस लड़के को अच्छी तरह राजू की पीठ से बांध दिया और उसे गांव की डिस्पेंसरी में ले जाने को कहा। बुरी तरह थका होने के बावजूद उस घायल लड़के को उठाए राजू पूरी ताकत से भागता हुआ गांव की डिस्पेंसरी में पहुंच गया। वहां के डॉक्टर ने उस लड़के की मरहम पट्टी करके उसे इंजेक्शन दे दिए। बेहोशी में वह लड़का बार बार बाबा बाबा बड़बड़ा रहा था। उसे वहीं लिटाकर राजू वापस पुल पर जाने को खड़ा हुआ तो उसे उस लड़के की जेब से झांकता हुआ पर्स नजर आया। उस पर्स में कुछ पैसे थे और किसी का पता लिखा था, राहुल बोस, 394, बालीगंज, कोलकाता। मित्रों, कुछ सोचकर राजू ने वह पर्स अपने कुर्ते की जेब में रख लिया। जब तक राजू दोबारा पुल पर पहुंचा वहां काफी तादाद में पुलिस और दूसरे लोग भी आ चुके थे। बड़ी बड़ी मशीनों से डब्बे काटे जा रहे थे और फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा था। अब रस्सा बांधकर और जान जोखिम में डालकर डब्बों में घुसने की कोई जरूरत न थी। सुस्ताने को राजू एक ओर बैठ गया। पुल की मुड़िया से पीठ लगाए राजू की आंख कब लग गई उसे पता ही न चला। किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज से राजू की नींद टूटी। दिन चढ़ आया था। एक बड़ा सा लाउड स्पीकर लिए एक आदमी लापता लोगों के नाम पुकार रहा था। जो लोग नहीं मिल रहे थे उनके परिवार वाले उनका नाम और हुलिया बताते थे और वह आदमी लाउड स्पीकर पर कई बार दोहरा देता था। लंबी अंगड़ाई लेकर राजू उठ खड़ा हुआ। रात भर की भाग दौड़ से उसका सारा शरीर दुख रहा था। मौत के इस तांडव को इतने नजदीक से देखने की वजह से दिमागी तौर पर भी राजू थक चुका था। फिर अभी राहुल को भी अच्छे डॉक्टर के पास पहुंचाना था। एम्बुलेंस तो कई खड़ी थी लेकिन इतनी भीड़ में राहुल का किसी ने ठीक से इलाज न किया तो खुद तो वह बेचारा चल भी नहीं सकता था। राजू घर की ओर चल दिया। वह पुल पार कर ही रहा था कि उसका ध्यान एक अनाउंसमेंट पर गया। राहुल बोस, 394, बालीगंज, कोलकाता निवासी, उम्र 14 साल, जहां कहीं भी हैं सत्येंद्र बोस को तब्बू नंबर 5 में मिले। राजू ने अपनी जेब से वह पर्स निकाला और बोला, हाँ यही नाम तो है।
पता भी यही है। ढूंढते ढूंढते राजू तब्बू नंबर 5 पे जा पहुंचा। इतनी भीड़ में वह सत्येंद्र बोस को कैसे पहचानेगा? एक ही तरीका था। राहुल का पर्स हाथ में लेकर राजू जोर जोर से चिल्लाने लगा, राहुल बोस, राहुल बोस, राहुल बोस। राजू की तरकीब काम आई। पीछे से एक बुजुर्ग उसके पास आए। पहनावे से वह काफी अमीर लग रहे थे। गले में मोटी सी सोने की चेन, हाथ भर अंगूठियां, सोने की महंगी घड़ी और सोने के फ्रेम का चश्मा, जो शायद रेलगाड़ी के झटके से टूट गया था। राजू से पर्स लेकर उन्होंने खोल कर देखा। आंखें पोंछते हुए उन्होंने राजू से पूछा, यह पर्स तुम्हें कहाँ मिला बेटा? राजू ने उन्हें थोड़े में सब बता दिया। मुझे राहुल के पास ले चलो। अपनी थकान और चोट की परवाह न करते हुए उन्होंने कहा और दोनों गांव की ओर चल दिए। हमेशा कारों में घूमने वाले बोस बाबू बड़ी मुश्किल से पथरीली कंकड़ों से भरी जमीन पर चल पा रहे थे। रास्ते में उन्होंने राजू को बताया, राहुल मेरा पोता है। कुछ साल पहले एक कार दुर्घटना में मेरे बेटे बहू की मौत हो गई। राहुल घर पर हमारे साथ था, इसलिए बच गया। तब से राहुल को मैंने और उसकी दादी ने पाला है। पिछले साल राहुल की दादी गुजर गई तो मैंने उसे हॉस्टल में भेज दिया। इसी सिलसिले में हम दोनों दिल्ली जा रहे थे। हमें तो जाना हवाई जहाज से था, पर मौसम खराब होने की वजह से फ्लाइट रद्द हो गई। किसी की जान पहचान से हमें इस राजधानी एक्सप्रेस के 2 टिकट मिल गए, पर अलग अलग डब्बे में। मेरा डब्बा राहुल के डब्बे से पीछे वाला था, जो पटरी पर ही रुक गया था, इसलिए मैं बच गया। लेकिन मेरा राहुल, मेरा बच्चा न जाने किस हाल में होगा। अब इस बुढ़ापे में यही कुछ देखना रह गया था। कहते हुए सत्येंद्र बोस की आंखों से आंसू बह रहे थे। सब ठीक हो जाएगा दादाजी। आप यह तो सोचिए कि जैसा भी है राहुल जिंदा तो है। वैसे इस रेल दुर्घटना में ऐसे कितने लोग हैं जो अपने परिवार वालों से अब कभी नहीं मिल पाएंगे। आपको तो अब राहुल की हिम्मत बढ़ानी है। राजू सत्येंद्र बोस को दिलासा देते हुए बोला, तुम ठीक कहते हो राजू, तुम एक बहादुर और समझदार लड़के हो। जिंदगी अनमोल है, यह बात आज तुम्हारे इस एक वाक्य ने मुझे समझा दी। चलो राहुल के पास चलें। अब मुझे रोना नहीं, उसकी हिम्मत बढ़ानी है। बोस बाबू अपने आंसू पोंछते हुए बोले। जब वह दोनों डिस्पेंसरी पहुंचे तब तक राहुल को होश आ चुका था। दवाओं के असर से दर्द भी कुछ कम था। अपने दादा को देखकर राहुल ने उठने की कोशिश की तो बोस बाबू ने उसे वापस लिटा दिया। उसे काफी देर तक अपने सीने से लगाए वह चुपचाप बैठे रहे। राहुल से डॉक्टर के इलाज वगैरह का ब्यौरा लेकर बोस बाबू ने उसे फौरन शहर ले जाने का फैसला किया। तब तक राजू के माता पिता भी वहां आ चुके थे। जब राजू और उसके माता पिता चलने को हुए तो बोस बाबू ने राजू को इनाम के तौर पर कुछ पैसे देने चाहे, लेकिन राजू ने मना कर दिया और बोला, दादाजी अगर राहुल की जगह कोई मेरा अपना होता तो भी मैं यही करता। यह तो मेरा फर्ज था, इसमें इनाम कैसा। राजू के माता पिता को अलग बुलाकर बोस बाबू कुछ देर तक उनसे बातें करते रहे। फिर सबसे विदा लेकर राजू के सिर पर हाथ रख वह राहुल को लेकर रवाना हो गए। 3 महीने बीत गए। एक बुरे सपने की तरह राजू उस दुर्घटना को भूल चुका था। पुल भी ठीक हो चुका था। उस पर से गाड़ियां पहले की तरह आने जाने लगी थी। एक दिन राजू भूरा बछड़ा और काली गाय को चारा डालकर हाथ धो रहा था। तभी एक गाड़ी घर के बाहर रुकी। उसमें से बोस बाबू और राहुल उतरे। राहुल को बिना सहारे के चलता देखकर राजू को बहुत हैरानी हुई। राजू ने दोनों को घर के अंदर बुलाकर बैठाया और पीने को पानी दिया। राहुल ने बताया कि कोलकाता में सर्जरी करके डॉक्टरों ने उसकी टूटी टांग पर एक नकली टांग लगा दी है, जिससे अब वह पहले की तरह चल फिर सकता है। यह सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ बेटा। अगर उस दिन तुम समय से राहुल को डॉक्टर के पास न पहुंचा देते तो उसके सारे शरीर में जहर फैल गया होता। तुमने मेरे पोते राहुल की जान बचाई है। तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकता। नम आंखों से बोस बाबू बोले। एहसान कैसा दादाजी, राहुल भैया ठीक हो गए हैं, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। राजू बोला। अब भैया हॉस्टल कब जा रहे हैं? राहुल अब हॉस्टल नहीं जा रहा है। वह अपनी आगे की पढ़ाई कोलकाता में मेरे पास रहकर ही करेगा। एक और बात बेटा, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। हम तुम्हें लेने आए हैं। उस दिन तुम्हारे माता पिता से बात करके मुझे पता चला था कि तुम कितने होशियार छात्र हो, पर गाँव में पढ़ाई की सहूलियत
सहूलियत न होने की वजह से आगे नहीं पढ़ पा रहे हो। मैंने तुम्हारा दाखिला कोलकाता में ही एक अच्छे स्कूल में करा दिया है। तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्च मैं दूंगा। बोलो बेटा, चलोगे ना हमारे साथ? खुशी के मारे राजू की आंखें भर आईं। उसने अपने माता पिता की तरफ देखा। वे दोनों भी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। राजू के लिए वे जो चाहते थे वही आज पूरा होने जा रहा था। उनका सपना, राजू का सपना, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनने का सपना, इन सब का जरिया बना था राजू की अच्छाई, बिना किसी लालच का सेवा भाव और इंसानियत। धन्यवाद।